नमस्कार। आज की इस वीडियो में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। कई दिन पहले किसी बच्ची ने मुझे भेजा था लेकिन टाइम नहीं मिला, तो चलिए आज बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज मेंट बाय द लाइन द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये लाइन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ली गई है। तो पाथ्स माने रास्ते, ऑफ ग्लोरी मीन्स शौर्य के, और जो ग्लोरी मतलब ऐश्वर्य होता है, तो उसके जो रास्ते हैं लीड बट टू ग्रेव मीन्स कब्र की ओर ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी है, डेथ इज द अल्टीमेट एंड, यानी मौत ही आपका अंतिम गोल है, अंतिम डेस्टिनेशन है। इवन फॉर द ग्रेट, यहाँ तक कि जो महान लोग हैं या धनवान लोग हैं, सभी का जो अल्टीमेट गोल है वो डेथ है। तो सी सही जवाब है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ग्रे रिफ्लेक्ट ऑन इन द एलेजी। तो इस एलेजी में रिफ्लेक्ट का मतलब होता है विचार करना, किस चीज पर विचार करता है। तो यहाँ बी सही जवाब है, डेथ एंड द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी मौत पर यहाँ वो विचार कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस सोसाइटी फॉर। तो ये जो कविता है इसमें वर्ड्सवर्थ समाज की आलोचना किस चीज़ के लिए करता है? इसका सही जवाब डी है, बीइंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर, कि समाज का प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं रहा है, सब कुछ धन दौलत ही हो गया है, रुपया पैसा ही हो गया है। तो डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट फिगर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी डज वर्ड्सवर्थ मेंशन इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो इस पोएम में ग्रीक माइथोलॉजी के कौन सी फिगर का, यानी कौन से देवता का यहाँ पर उल्लेख करता है वर्ड्सवर्थ। तो जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से प्रोटियस सही जवाब है। हालांकि उसमें ट्राइटन का भी जिक्र आता है लेकिन वो यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। फिर लेकिन जिनका अभी आगे एग्जाम होगा वो याद रखें, ट्राइटन भी इसमें हो सकता था ऑप्शन प्रोटियस की जगह। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये पूछता है विच पोइट इज अ मेजर फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो रोमांटिक मूवमेंट का जो विशेष फिगर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है। डी सही जवाब है। जिस बच्ची ने मुझे भेजा है उसने जॉन डन लगाया था, वो मैंने काट दिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ओ एक्टिक शेप फेयर एटीट्यूड इज अ लाइन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है वो ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न से है। ये ज़्यादातर तो इस बच्ची के जवाब सही हैं, एक दो गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ऑब्जेक्ट इज एडमायर्ड इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। तो ओड ऑन अ ग्रीशियन में किस चीज़ की तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है। तो डी सही जवाब है, अ पॉट या अर्न। तो एक अर्न है, पॉट है जिसकी तारीफ की गई है। खासकर ये जो अर्न होते हैं इनमें किसी की अस्थियां रखी जाती हैं, कलश होता है। तो डी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रेज ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। तो ये वाली जो लाइन है ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न से ली गई है कि जो खूबसूरती है वही सच है और सच खूबसूरत होता है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न से ली हुई लाइन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शेलीज टू अ स्काईलार्क। तो ये शेली की जो ओड टू अ स्काईलार्क है वो क्या है? सी सही जवाब है, लिरिकल ओड है। क्वेश्चन नंबर 10, टू अ स्काईलार्क इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ। तो सी सही जवाब है, नेचुरल इमेजरी एंड सिंबोलिज्म इसमें यूज किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, टू अ स्काईलार्क कंपेयर्स द बर्ड टू। तो स्काईलार्क की तुलना उसमें पोइट से की गई है, स्पिरिट से की गई है, बहुत सारी चीज़ों से तुलना की गई है। एक जगह ग्लोवर्म यानी जुगनू से तुलना की गई है, एक जगह एक मेड से, राजकुमारी जो ऊपर अपनी अटारी में गीत गाती है क्योंकि किसी से प्रेम करती है और उससे दूर है तो वियोग में गीत गाती है, उससे भी तुलना की गई है। तो बहुत सारी चीज़ों से तुलना की गई है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे उसमें केवल सी को हम मार्क करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शेलीज टोन इन टू अ स्काईलार्क इज। तो शेली की जो टोन है वो वर्शिपफुल एंड एडमायरिंग है, यानी वो बहुत प्रशंसा करता है स्काईलार्क की, उसकी एक तरीके से पूजा करता है। तो सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग दीज पोइट्स डाइड एट अ वेरी यंग एज। तो जॉन कीट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी और शेली ने कीट्स की याद में एक बहुत फेमस एलेजी लिखी है, पेस्टोरल एलेजी लिखी है जिसका नाम एडोनाइस है।
तो कीट्स इसका सही जवाब है। फिर देखिए वर्ड्सवर्थ इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिसिज्म से एसोसिएटेड है, तो डी सही जवाब है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो ये पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ एसोसिएट विद नेचर, तो स्पिरिचुअल हीलिंग, बी सही जवाब है। यानी नेचर में हर जगह ईश्वर विद्यमान है उसके लिए, और अगर आप नेचर के सानिध्य में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसकी कंपनी में रहते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें से अलंकार का उदाहरण कौन सा है, मेटाफर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एलिटरेशन इज, एलिटरेशन क्या होता है, मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो अपलोड की है, ज़रूर देख लेना, जिनका एग्जाम अब होने वाला है उनके लिए है ये, कि एलिटरेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड, यानी जो शुरुआत की कंसोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन है ना, जैसे हिंदी का है तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो ए इसका सही जवाब है एलिटरेशन का। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मीट्रिकल फुट, तो मीट्रिकल फुट का एग्जाम्पल डैक्टिल है, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, ये मीटर पे भी एक वीडियो अपलोडेड है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस साउंड रादर देन, फोकसेस के बाद ऑन और होगा, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है काला हो गया, साउंड रादर देन मीनिंग, तो साउंड पे कौन फोकस करता है मीनिंग की बजाय, तो राइम है जो साउंड पे फोकस करता है, बाकी आयरनी, थीम और सिंबोलिज्म ये तो मीनिंग से ही डिसाइड होते हैं, तो ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, तो आयरनी का एग्जाम्पल क्या है, इसमें डी सही जवाब है। जब आप कहते हैं सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान आया हुआ है और आप कहें क्या खुशगवार दिन है, कितना खुशनुमा दिन है, तो तूफानी दिन तो अच्छा नहीं होता ना, तो उसको अगर आप खुशनुमा दिन कहें तो ये आयरनी का एग्जाम्पल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में किस चीज पर फोकस होता है, इसका सही जवाब सी है, द वर्ड्स एंड फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, तो आपके सामने जो टेक्स्ट है राइटर का लिखा हुआ उस पर फोकस किया जाता है, ना कि राइटर के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर या उसका जो एरा है उसके ऊपर फोकस नहीं होता, केवल टेक्स्ट के ऊपर होता है, तो सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, द फाउंडर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कंसिडर्ड टू बी, तो आई ए रिचर्ड्स है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किस चीज पर फोकस करती है, अभी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो के 2-3 बार आ गया, अगर आपको ये मालूम है तो आपके 2-3 क्वेश्चन सही गए होंगे। अब देखिए फिर से वही सी इसका सही जवाब है, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ, कि टेक्स्ट को आप क्लोजली मतलब माइन्यूटली उसको पढ़िए, इस चीज पर फोकस होता है, सी सही जवाब है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी फोकस इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया और इसका जवाब भी वही है, सी, द वर्ड्स एंड फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जो है उसके शब्द, उसका फॉर्म, उसी पर फोकस किया जाता है। फिर क्वेश्चन देखिए 26, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो इनमें से कौन सी चीज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कंपोनेंट नहीं है, यानी भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, तत्व नहीं है, तो बी सही जवाब है, ऑथर्स पॉलिटिकल बिलीफ्स, यानी जो लेखक है उसके राजनीतिक विचार क्या थे, विश्वास क्या थे, इससे कोई लेना देना नहीं होता प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, बी सही जवाब है। फिर देखिए विच पोएम मोन्स द इनएविटेबल डेथ ऑफ कॉमन पीपल, यानी सामान्य लोगों की जो अवश्यम भावी, इनएविटेबल माने अवश्यम भावी, जिससे आप नहीं बच सकते, उस मौत का पर विलाप कौन करता है, मोर्न माने विलाप करना, रोना, कौन रोता है, तो ये डी है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, तो इसमें गरीब किसानों की मौत पर रोता है टॉमस ग्रे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इन विच कंट्री इज द पोएम माई लास्ट डचेस सेट, तो माई लास्ट डचेस किस देश में है, मतलब सेट है, तो वो इटली में है, ए सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 14 लाइन पोएम यूजुअली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट है, 14 लाइन्स की पोएम होती है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री यूजुअली सेलिब्रेट्स हीरोइक डीड्स। तो एपिक में हीरोइक डीड्स होते हैं, अगर आपने यूलिसिस पढ़ा है तो उसमें यूलिसिस के हीरोइक डीड्स हैं, कहाँ कहाँ कितना संघर्ष करता है यूलिसिस, ओडिसी जो महाकाव्य है होमर का, उसमें यूलिसिस का नाम ओडिसियस है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। एन ओड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो ओड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इसका जवाब है सी, अ सीरियस एंड फॉर्मल पोएम ऑफ प्रेज। यानी इसमें पोएम थोड़ी सीरियस होती है और किसी की तारीफ की जाती है, जैसे ओड टू स्काईलार्क है तो उसमें स्काईलार्क की तारीफ की गई है, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है तो उसमें ग्रीशियन अर्न की तारीफ की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द बैलेड, बैलेड की स्पेलिंग यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, BALLAD होगा, ई गलत है। द बैलेड फॉर्म ऑफ पोइट्री इज यूजुअली नरेटिव एंड म्यूजिकल। तो वहाँ कोई कहानी नरेट की जाती है और वो गाई जाती है, म्यूजिकल होती है। जैसे कि ला बैलेड एंड सन्स मर्सी है, मैंने अपलोड की है, जॉन कीट्स की पोइम है, वो एक बैलेड है। तो उसमें एक कहानी है एक नाइट की, जिसको एक परियों जैसी खूबसूरत स्त्री अपने साथ ले जाती है, उसे एक गुफा में सुला देती है और वो जगता है तो वो स्त्री गायब होती है। तो एक कहानी इसमें सुनाई जाती है बैलेड में अक्सर। तो सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट पोइम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इनमें से कौन सी पोइम एक छोटी पोइम होती है जिसमें पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं, अभिव्यक्त किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ए होगा, लिरिक। फिर देखिए, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री फीचर्स अ स्पीकर। यानी किस प्रकार की पोइट्री में एक स्पीकर होता है, वक्ता होता है, एड्रेसिंग अ साइलेंट लिसनर। तो जो उसका लिसनर होता है यानी श्रोता होता है वो साइलेंट होता है, शांत होता है, चुप होता है, उसको स्पीकर एड्रेस करता है, संबोधित करता है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है, बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज ऑफन पोइट्री ऑफन कंटेन्स मॉरल और फिलोसॉफिकल मैसेजेस यूजिंग सिम्बोलिज्म। तो फिलोसॉफिकल या मॉरल मैसेज होता है और सिम्बोलिज्म यूज किया जाता है अलेगरी में, है ना। अलेगरी में दो कहानियाँ चलती हैं, एक ऊपर दिखती है सतही कहानी होती है, एक छिपी हुई कहानी होती है। तो बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर राइटिंग इंग्लिश सोनेट। तो इनमें से कौन है जो इंग्लिश सोनेट लिखने के लिए जाना जाता है, तो वो विलियम शेक्सपियर है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज टिपिकली रिटन टू मोर्न द डेड। तो कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो कि अक्सर मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर विलाप करने के लिए लिखी जाती है, तो वो एलेजी है, शोक गीत होता है। हालांकि एलेजी ओरिजिनली जब ग्रीक भाषा में लिखी जाती थी तो वहाँ इसका सब्जेक्ट मैटर मायने नहीं रखता था, इसकी एक मीटर होता था, एलेजियक मीटर कहलाता था। लेकिन इंग्लिश में तो एलेजी टिपिकली फॉर मोर्निंग द डेड यूज होती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अ पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इन टू। तो पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज मोस्ट सुइटेबल फॉर स्टोरी टेलिंग। तो देखिए बैलेड की स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, भाई जिसने ये टाइप किया होगा उसको बैलेड की यही स्पेलिंग आती होगी। तो ए सही जवाब है, बैलेड। कहानी सुनाई जाती है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म। तो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैंक वर्स इज टिपिकली रिटन इन। तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड राइम्ड इन पेयर्स। तो हीरोइक कपलेट होता है, बी सही जवाब है। फिर देखिए, हु पॉपुलराइज द यूज ऑफ हीरोइक कपलेट्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो किसने पॉपुलराइज किया, लोकप्रिय बनाया हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोइट्री में, अलेक्जेंडर पोप ने बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 44, अ स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स। तो स्पेंसरियन स्टेंजा में
9 लाइन्स होती हैं, जो लास्ट लाइन 9th लाइन होती है वो अलेक्जेंड्राइन होती है। इसमें 8 लाइन्स तो पेंटामीटर होती है और वो जो 9th लाइन होती है वो हेक्सामीटर होती है, तो अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछता है विच स्ट्रेंजा फॉर्म इज यूज्ड इन डांटेज डिवाइन कॉमेडी। तो डांटे की डिवाइन कॉमेडी में टर्जराइमा यूज किया गया है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एडमंड स्पेंसर डेवलप्ड विच स्ट्रेंजा फॉर्म। तो एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्ट्रेंजा डेवलप किया था, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन इज कॉल्ड, तो उसको राइम स्कीम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, विच फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। तो इम्प्लाइड कंपैरिजन यानी उसमें दिखाया नहीं जाता, कंपैरिजन छुपी होती है। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ कंपैरिजन आपको दिख रही है इसलिए ये सिमिली है, और लाइफ इज अ ड्रीम यहाँ कंपैरिजन दिख नहीं रही तो ये मेटाफर है, तो सी सही जवाब है इसका, इम्प्लाइड कंपैरिजन होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कोइंड बाय। तो कोइन का मतलब होता है चलन में लाना, पैदा करना, तो ये जॉन कीट्स का दिया हुआ टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इस पर एक वीडियो भी अपलोडेड है। द डेलिबरेट रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी जो नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है, ही गोज टू स्कूल, है ना। अब इसको उल्टा कर दें, टू स्कूल गोज ही, है ना, तो ये इन्वर्जन कहलाता है। ये अक्सर पोइट्री में यूज होता है, प्रोज में आप यूज करेंगे तो आपके मार्क्स काट देगा एग्जामिनर, लेकिन पोइट्री में ये यूज होता है इन्वर्जन, सी सही जवाब है। ये एक पोइटिक डिवाइस है इन्वर्जन। विच डिवाइस इज यूज टू क्रिएट कंट्रास्ट बाय प्लेसिंग अपोजिट आइडियाज टुगेदर। तो अपोजिट आइडियाज को साथ में रखकर जो कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है वो ऑक्सीमोरोन कहलाता है। जैसे कि लाइफ इज अ बिटर स्वीट, है ना, लव इज अ बिटर स्वीट, बिटर माने कड़वा होता है, स्वीट माने मिठाई, तो ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इज कॉल्ड, तो इसको मीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, आयरनी इन्वॉल्व्स। तो आयरनी में क्या चीज शामिल होती है, कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, यानी एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और होती है, रियलिटी कुछ और होती है, तो सी सही जवाब है। फिर देखिए, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ मीटर, इनमें से कौन सा मीटर का एक टाइप है, तो वो ट्रोकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन द फाइनल सिलेबल्स इज नोन एज, तो उसको राइम कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56, अ मीट्रिकल फुट विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो जहां पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ये वाला जो पेयर है आयम्ब कहलाता है, और यही पेयर जब 5 बार रिपीट होती है तो इसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, है ना। ब्लैंक वर्स जो है उसमें 5 बार हर लाइन में आयम्ब रिपीट होता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं हम। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट नंबर 116। तो 116 है सोनेट नंबर, ट्रू लव है भाई, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, है ना, आपने पढ़ी है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, इट इज द स्टार, ये सितारे का काम करती है। कौन से सितारे का, पोल स्टार का, ध्रुव तारे का, जो कि हमेशा नॉर्थ में निकलता है और लोगों को गाइड करता है। तो इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने भटकी हुई, बार्क माने नाव, तो नाव जब भटक जाती है समुद्र में तो उनको कौन गाइड करता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा गाइड करता है। वैसे ही प्रेम इस दुनिया में लोगों को गाइडेंस देता है, तो ये बी इसका सही जवाब है। यानी प्यार की तुलना किससे की गई है, ध्रुव तारे से। फिर आगे देखिए, व्हाट पर्सनल स्ट्रगल इज एक्सप्रेस्ड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में कौन सा, पर्सनल माने व्यक्तिगत, स्ट्रगल माने संघर्ष, एक्सप्रेस किया गया है यानी अभिव्यक्त किया गया है, तो यहाँ पर सी सही जवाब है, ब्लाइंडनेस एंड स्पिरिचुअल डाउट सॉरी। तो ब्लाइंड यानी पोइट अंधा हो चुका है और स्पिरिचुअल डाउट्स हैं उसके मन में कि भाई कहीं ऐसा ना हो भगवान मुझे डांटे नहीं कि तुमको पोइटिक डिवाइस दी थी, पोइटिक टैलेंट दिया था वो तुमने यूज नहीं किया, तो ये स्पिरिचुअल डाउट्स हैं जो वहाँ पर एक्सप्रेस किए गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज जॉन मिल्टन वरी अबाउट इन द पोएम। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन की चिंता का कारण क्या है, वो बी है, वेस्टिंग हिज गॉड गिवन टैलेंट। उसको लगता है कि भगवान की दी हुई जो क्षमता थी
टैलेंट थी वो उसने वेस्ट कर दी है, बर्बाद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज रेफर्ड टू एज द टास्क मास्टर इन द पोएम। तो टास्क मास्टर होता है जो सबको काम देता है, तो किसको रेफर करता है, गॉड को रेफर करता है, भगवान सबको काम बांटता है। हालांकि वहाँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कहीं भी टास्क मास्टर वर्ड नहीं आया है ना, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर वर्ड तो आया है लेकिन टास्क मास्टर नहीं आया, लेकिन रेफर यहाँ गॉड को ही किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रेजेंस इन एब्सेंस। तो ये जॉन डन की पोएम है और इसकी थीम क्या है, सी, इमोशनल क्लोजनेस डेस्पाइट फिजिकल सेपरेशन। इमोशनल माने भावनात्मक, क्लोजनेस माने घनिष्ठता, डेस्पाइट बावजूद, फिजिकल शारीरिक, सेपरेशन यानी अलगाव या जुदाई। तो शारीरिक रूप से जुदा होने के बावजूद भावनात्मक रूप से प्रेमी जुड़े रहते हैं, ये इसकी थीम है प्रेजेंस इन एब्सेंस, सी सही जवाब है। फिर देखिए जॉन डन्स पोइट्री इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल। तो जॉन डन की पोइट्री किस स्कूल से एसोसिएटेड है यानी जुड़ी हुई है, तो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसकी, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, जॉन डन कंपेयर्स स्पिरिचुअल लव टू। तो स्पिरिचुअल लव की तुलना डिवाइन कनेक्शन से की गई है, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65, विच पोइटिक फॉर्म डज पोप यूज इन एसे ऑन मैन। तो अलेक्जेंडर पोप ने कौन सी पोइटिक फॉर्म यूज की है, हीरोइक कपलेट यूज किया है, सी सही जवाब है। फिर व्हाट इज पोप्स व्यू ऑन ह्यूमन नॉलेज। तो जो पोप का व्यू है यानी दृष्टिकोण है ह्यूमन नॉलेज के बारे में, इंसान के ज्ञान के बारे में, वो क्या है, सी, इट इज लिमिटेड, कि मनुष्य की जो ज्ञान की क्षमता है, जानने की क्षमता है, वो लिमिटेड है, इसलिए नो देन दाई सेल्फ यानी अपने आप को जान लो, तुम इंसान को जान लो, इतना काफी है, भगवान के बारे में जानने की कोशिश मत करो, वो तुम्हारी क्षमता से परे है, ये अलेक्जेंडर पोप कहता है। तो सी सही जवाब होगा। आपने इट इज मीनिंगलेस कहा है, वो गलत जवाब है, इट इज लिमिटेड, इंसान की क्षमताएं सीमित हैं। इसीलिए तो कुछ लोग डाउट करने लगते हैं, कुछ लोग एथिस्ट बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि भगवान को समझना आसान थोड़ा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, हु रोट एसे ऑन मैन। तो एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, बी सही जवाब है। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड वाज कंपोज्ड बाय। तो ये थॉमस ग्रे की लिखी हुई कविता है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, कीट्स पोइट्री इज ऑफन मार्क्ड बाय। तो कीट्स की पोइट्री में अक्सर क्या खासियत होती है, वो सी है, सेंसुअस इमेजरी एंड इमोशनल इंटेंसिटी। तो सेंसुअस माने जिनको आप इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो इमेजरी यहाँ पर होती है, और इमोशनल इंटेंसिटी होती है यानी भावनात्मक गहनता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ब्रेक 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 की थीम क्या है, ए है लॉस एंड लॉन्गिंग। फिर देखिए ब्रेक 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 एक्सप्रेसेस होना चाहिए ग्रीफ ओवर। तो ब्रेक 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 कविता एक्सप्रेसेस माने अभिव्यक्त करती है दुख किसका, अ पर्सनल फ्रेंड्स डेथ, एक अपने मित्र की मौत पर। आर्थर हल्लम की मौत हुई थी, टेनिसन ने उनकी मौत पर लिखा है, और इन मेमोरियम भी लिखा है उसी दोस्त की मौत पर। फिर देखिए विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द टाइटल लाइन ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ रिपीटेशन है, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, हाउ डू आई लव दी इज अ। तो ये एक सोनेट है, ए सही जवाब है। फिर देखिए व्हाट इज द टोन ऑफ हाउ डू आई लव दी। तो हाउ डू आई लव दी की टोन क्या है, पैशनेट और सिंसियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हाउ डू आई लव दी इज सोनेट नंबर। तो ये सोनेट नंबर 43 है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का जो कलेक्शन है सोनेट्स का, उसमें सोनेट नंबर 43 है। फिर हु हैज कंपोज द पोएम हाउ डू आई लव दी। तो ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की लिखी हुई कविता है, सोनेट है, तो डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77, डोवर बीच वॉज रिटन ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ, आ की बजाय दा होना चाहिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो फेथ क्राइसिस, आ भी सही है, चलिए। तो फेथ क्राइसिस था उस वक्त, फेथ माने विश्वास और क्राइसिस माने संकट में आ गया था विश्वास, यानी विक्टोरियन पीरियड में कई घटनाएं घटित हुई थी, और इसमें से एक जो खास घटना थी
चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशित होना, जिसमें उसने ये प्रूव किया कि हम लोगों को वो जो क्रिश्चियनिटी में डिस्क्रिप्शन है ना कि भगवान ने 6 दिन में सारी कायनात बनाई और लास्ट डे उसने इंसान को यानी एडम को क्रिएट किया अपने ही रूप में, अपने तरीके से। तो ये जो धारणा थी क्रिश्चियनिटी में दी हुई थी और इस पर लोग विश्वास करते थे, उसको एकदम से तोड़कर रख दिया चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो वानर भालू हैं, एप्स हैं, उनसे हम डेवलप हुए हैं। तो ये फेथ क्राइसिस आ गया कि भगवान ने हमें इस तरीके से बनाया है, एक दिन उस पर विश्वास करें जो क्रिश्चियनिटी में दिया हुआ है, या फिर चार्ल्स डार्विन पर विश्वास करें, विज्ञान पर विश्वास करें या धर्म पर विश्वास करें। तो ये फेथ क्राइसिस था। चलिए सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इन डोवर बीच द सी बिकम्स अ मेटाफर ऑफ। तो सी किस चीज का मेटाफर बन जाता है? फेडिंग फेथ का ये मेटाफर बन जाता है। ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, इन डोवर बीच द पोएट सीक्स रिफ्यूज इन। तो डोवर बीच में द पोएट यानी कवि सीक्स माने तलाश करता है, रिफ्यूज माने शरण। कहां पर? लव, प्रेम की गोद में आकर अब शरण तलाश करता है, राहत पाने की कोशिश करता है। तो डी सही जवाब है। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन डोवर बीच। तो डोवर बीच में क्या पोएटिक फॉर्म यूज की गई है? फ्री वर्ड्स है, हालांकि ब्लैंक वर्ड्स भी वहां पर यूज किया है, लेकिन मेनली फ्री वर्ड्स है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 81, द स्पीकर इन डोवर बीच हियर्स द। तो स्पीकर को क्या सुनाई दे रहा है? सी वेव्स रिट्रीटिंग, यानी लौटती हुई समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 82, माई लास्ट डचेस इज सेड ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन विद। तो माई लास्ट डचेस ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता है और ये बातचीत के दौरान है। किससे बातचीत है? ए एन बॉय, एन होना चाहिए वैसे, एन बॉय। फिर क्वेश्चन नंबर 83, द ड्यूक इन माई लास्ट डचेस रिवील्स हिज। तो इस कविता में जो ड्यूक है वो क्या रिवील करता है, क्या दिखाता है? जेलसी और कंट्रोल। वो अपनी पत्नी से, अगर उसकी पत्नी से कोई बात कर ले या उसकी पत्नी किसी तरफ मुस्कुरा दे तो वो जेलस हो जाता था और उसको कंट्रोल करता था। ये यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, माई लास्ट डचेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इन माई लास्ट डचेस द ड्यूक सजेस्ट ही कॉज्ड। तो माई लास्ट डचेस पोएम जब आप पढ़ते हैं तो ड्यूक की बातों से क्या सजेस्ट होता है, क्या आपको समझ में आता है? ही कॉज्ड, वो वजह बना किस चीज का? बी हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी की मृत्यु का, क्योंकि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी किसी की तरफ मुस्कुराए, किसी को देखे, कोई उसकी पत्नी को देखे। ये ज़्यादातर हस्बैंड्स की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर हस्बैंड्स नहीं चाहते कि उनकी पत्नी की तरफ कोई देखे या उनकी पत्नी किसी की तरफ देखे। ज़्यादातर क्या, मुझे तो लगता है शायद सभी हस्बैंड्स की ये समस्या है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 86, द लाइन आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेथ एंड हाइट माई सोल कैन रीच इज फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से है? हाउ डू आई लव दी, यानी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम से है। डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हु रोट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री किसने लिखा है? W.B. यीट्स ने लिखा है। बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 88, वॉट डज द स्पीकर इन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री लॉन्ग फॉर। तो किस चीज की चाहत है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में स्पीकर को, यानी वक्ता को? तो डी सही जवाब है। पीस इन नेचर, यानी प्रकृति की गोद में रहे और शांति से रहे, ये उसकी चाहत है। डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज सेट इन। तो कहाँ पर सेट है? अर्बन लंदन। तो पोइट उस वक्त लंदन में है, शहर में है, और वो किसी रूरल एरिया में जाना चाहता है, यानी लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जाना चाहता है। तो बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द स्पीकर इन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री डिजायर्स टू बिल्ड अ केबिन मेड ऑफ। तो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में जाकर वक्ता की क्या इच्छा है, क्या बनाएगा? वो एक केबिन बनाएगा, यानी एक कुटिया बनाएगा। किस चीज की? क्ले एंड वेटल्स। क्ले मिट्टी होती है और वेटल्स टहनियां होती हैं पेड़ों की,
तो पेड़ों की टहनियाँ यानी लकड़ी से, मिट्टी से, कच्चे घर मतलब जैसे होते हैं तो कुटिया वैसी बनाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 91, द मूड ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज, तो पीसफुल और मेडिटेटिव है यानी शांति उसको चाहिए। मेडिटेट का मतलब होता है विचार करना, ध्यान लगाना, तो सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछता है द पोएम हॉलो मैन इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो मॉडर्निज्म का प्रभाव उस कविता पर दिखता है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93, विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स द हॉलो मैन, तो द हॉलो मैन में जो मुख्य लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हम एलेगरी कह सकते हैं, लेकिन जो मुख्य लिटरेरी डिवाइस है वहाँ पर मेटाफर है, तो मेटाफर मैंने आपके लिए लिख दिया है लेकिन यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 94, हालांकि ये जो सिमिली दे रखा है ये भी वहाँ यूज हुआ है, कई जगह सिमिली है, तो लेकिन मेटाफर ज्यादा है ना, तो चलिए मैंने एलेगरी मार्क कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, विच फ्रेज एंड्स द पोएम द हॉलो मैन, तो द हॉलो मैन किस लाइन से खत्म होती है, तो इसमें डी सही जवाब है, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, डी सही जवाब है, ये लास्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 95, इलियट्स टोन इन द हॉलो मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ब्लीक एंड डेस्पेयरिंग उसकी टोन है। ब्लीक माने काला होता है और डेस्पेयरिंग निराशा से भरा होता है, तो जो अंधेरा है, कालापन है, वो निराशा का सिंबल होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 96, द पोएम चर्च गोइंग बिलोंग्स टू द लिटरेरी पीरियड, तो चर्च गोइंग फिलिप लार्किन की पोएम है और ये 1955 में लिखी गई थी, तो पोस्ट वॉर ब्रिटिश पोइट्री है, यानी दोनों वॉर्स खत्म हो चुके हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1948 में खत्म हो गया था, लेकिन दोनों वॉर्स के बाद बड़ी पूरे विश्व में निराशा सी छा गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आपको मालूम है जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, 1 सेकंड में लाखों लोग मारे गए, तो एक ऐसा अनुभव होने लगा सारी दुनिया को कि हम आखिर मतलब मीनिंगलेस है सारी दुनिया, लगता है 1 सेकंड में कोई भी बम गिराएगा और हम खत्म हो जाएंगे। और जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में युद्ध ही हो रहे हैं चारों तरफ, तो अभी भी कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थी, तो यहाँ पर डी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज द स्पीकर रिमूव एंटरिंग द चर्च, ये देखिए आप लोग मुझे भेजते हैं, थोड़ा सा साफ भेजा करिए, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है और ये प्रिंट आउट निकलवाने में कितना काला काला हो गया है। तो यहाँ पर रिमूव क्या करता है, हैट को रिमूव करता है, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है, लाइन है उसमें हैट लेस आता है, यानी मैं नंगे सिर प्रवेश करता हूँ चर्च में, तो बी सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ, तो ये किसको रेफर करता है, चर्च को रेफर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, इन चर्च गोइंग व्हाट डज द स्पीकर डू आफ्टर मेकिंग श्योर नो वन इज इनसाइड, तो उस वहाँ जो मेंशन्ड है एग्जैक्टली सी वाला मेंशन्ड है, माउंट्स द लेक्टर्न। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्रोसोडी, तो प्रोसोडी को इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, तो यहाँ पर सी सही जवाब होगा, स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन इन पोइट्री, तो यहाँ सी है इसका जवाब। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।